गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हम लोगों ने एफ डी एम ए, टी डी एम ए एंड सी डी एम ए ये कंसेप्ट देखे थे। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ याद रहेगा। उसी में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। दैट मीन्स ये जो कंसेप्ट थे ये सारे हम लोग के चैप्टर 11 के थे। तो चैप्टर 11 के जो बाकी के थोड़े बहुत पॉइंट्स जो है जो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस नहीं किए थे वो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो वी कैन स्टार्ट विद दैट। ओके, सो हियर वी हैव चैप्टर 11 PDF, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एंड वायर्ड लेंस इथरनेट, ये आपका टॉपिक है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे सर्टन जो पॉइंट्स है लाइक चैनलाइजेशन, ये वाला जो कंसेप्ट था एफ डी एम ए, टी डी एम ए एंड सी डी एम ए, ये वाले तीन पॉइंट्स जो है 11.4 वाला ये हम लोगों का हो गया। देन ऊपर वाला जो है ये वाले पॉइंट्स हम लोगों के बाकी है, और उसमें भी सी एस एम ए कैसे वर्क करता है वो अभी हम लोग देखेंगे। बाद में हम लोग ये PDF में आएंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता रहेंगे, तो वो बहुत प्रॉपरली आप फिर PDF से समझ पाएंगे। सो मैं एक बार वो दूसरा PDF स्टार्ट करता हूँ जिसमें से हम लोग को ये इजी में समझेगा। ओके, सो एज यू कैन सी हियर हम लोग के पास एक टॉपिक है रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल के अंदर 11.2 वाला जो टॉपिक है। ओके, सो 11.2, 11.2.2, 2.3, 2.4 ये तीन टॉपिक्स अगर समझेंगे आपको तो ऊपर जो एलोआ वाला है वो भी बहुत सिंपल है, वो इजीली समझ में आ जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग आगे के जो टॉपिक्स है वो कंटिन्यू करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग CSMA स्टार्ट करते हैं। तो एज यू कैन सी हियर CSMA क्या बोला है, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। देखो यहाँ पे आपको मिलेगा करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, बराबर है। सो वो काम कैसे करता है, कैरियर सेंस है। सो कैरियर सेंस बेसिकली होगा क्या वो देखता है। सो सबसे फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे क्या बोला, इन दिस टेक्निक स्टेशन सेंस द मीडियम बिफोर ट्राइंग टू यूज़ इट। मतलब कैरियर मतलब जो कैरियर हम लोग यूज़ करेंगे डेटा सेंड या रिसीव करने के लिए, दैट इज़ आर कैरियर वी आर टॉकिंग अबाउट। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, CSMA कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस सेंस बिफोर वी ट्रांसमिट एनी डेटा एंड लिसन बिफोर वी टॉक। मतलब आप सबसे पहले तो चेक करेंगे कि जो कैरियर आप यूज़ करने वाले हैं वेदर दैट कैरियर इज़ वन ट्रस्ट वर्दी और नॉट, आप उसको प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप जब उसको यूज़ करेंगे तो इज़ देयर मोर चांसेस कि उसके ऊपर डेटा सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो सकता है। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप उस पर डेटा सेंड करेंगे उसके पहले चेक करो कि कोई दूसरा उसके ऊपर आपके साइड पे डेटा सेंड तो नहीं कर रहा है ना। बिकॉज अगर आप जो जो एक कैरियर, आप समझ लो कि एक हाईवे या एक रोड टाइप है, अब वो रोड पे आप अगर डेटा सेंड कर रहे हैं तो दूसरे को वेट करना है, बराबर है। या फिर दूसरा अगर सेंड कर रहा है तो आपको वेट करना है। अगर दोनों सेंड करेंगे तो क्या होगा, देयर माइट बी चांसेस कि कोलिजन हो सकता है, मतलब डेटा गेट्स कोलाइड। तो वो कोलिजन, वो जो एक्सीडेंट टाइप चीज़ें हो रहा है जिसकी वजह से दोनों जो सेंड या रिसीव हो रहा है एक ही रास्ते से डेटा, वो दोनों ब्लॉक हो सकते हैं या थोड़ा थोड़ा पार्ट दोनों का लॉस हो सकता है। सो उसको बचाने के लिए हम लोग सर्टन टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जिसमें से एक टेक्निक है CSMA। सो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला है, CSMA रिक्वायर्स दैट ईच स्टेशन फर्स्ट लिसन टू द मीडियम बिफोर सेंडिंग द पैकेट्स। तो आप कोई भी एक पैकेट या डेटा वो रास्ते पे, वो कैरियर पे सेंड करने के पहले आप वेरीफाई कर लो कि कोई दूसरा तो वहाँ पे वो डेटा सेंड नहीं कर रहा है ना, किसी दूसरे का तो कोई डेटा पैकेट्स ट्रैवल नहीं कर रहा है ना वो रास्ते पे। अगर नहीं कर रहा है तो हम लोग वो स्पेसिफिक टाइम पे सेंड करेंगे। अगर कर रहा है तो फिर हम लोग, जैसे रोड पे हम लोग के पास होता है ना सर्टन लेंस होता है कि ओके आप यहाँ से जाओ, यहाँ से जाएंगे, या फिर हम लोग सिग्नलिंग पैटर्न, ऐसे मतलब अलग अलग टेक्निक्स रहते हैं। तो आप देखो कि अगर हम लोग नॉर्मली अगर हम लोग रोड पे जाते हैं तो ट्रैफिक सिग्नल्स रहते हैं। तो ट्रैफिक सिग्नल का मतलब क्या है कि हम लोगों ने एक ट्रैफिक सिग्नल जो है वो ऑन करके रखा है। इट मीन्स कि देर आर एक्सपेक्टेशंस कि दूसरे व्हीकल्स वहाँ से पास होंगे। तो वो टाइम पे अगर हम लोग वो ट्रैफिक सिग्नल को, अगर रेड लाइट है और वहाँ पे अगर हम लोग क्रॉस करने का ट्राई करेंगे, देर आर चांसेस ऑफ कोलिजन, मतलब एक्सीडेंट हो सकता है, एक व्हीकल दूसरे व्हीकल से टकरा सकता है, बराबर है। सो एग्जैक्टली सिमिलर वे व्हेन वी टॉक अबाउट द
डेटा सेंडिंग कैरियर या पाथ जो हम लोग यूज़ करने वाले फॉर सेंडिंग और रिसीविंग डेटा पैकेट्स, तो ये डेटा पैकेट्स पे भी अगर आप ध्यान से सेंड करने के पहले अगर आप वेरीफाई नहीं करते हो कि वहाँ पे कोई दूसरे पैकेट्स तो सेंड नहीं हो रहे कोई दूसरे चैनल के थ्रू, तो अगर वो आपने वेरीफाई किए बिना अगर डेटा पैकेट्स अगर सेंड कर दिए तो वो टाइम पे आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर आप वेट नहीं कर रहे हो और दूसरा पर्सन भी अगर वो सेम टाइम पे डेटा पैकेट्स अगर सेंड कर रहा है, सो क्या होगा एग्जैक्टली वो ट्रैफिक सिग्नल वाला सिचुएशन होगा कि मल्टीपल पैकेट्स जो है वो कोई एक प्लेस पे एक साथ आ जाएंगे, बराबर है, एंड देर आर चांसेस ऑफ कोलिजन ऑफ दोज पैकेट्स। तो अगर डेटा पैकेट्स अगर एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, एक्सीडेंट अगर होता है उनका, तो क्या होगा उसमें से मोस्ट ऑफ डेटा पैकेट्स जो है वो लॉस होने के चांसेस है, या फिर उसमें बहुत ज़्यादा लेवल तक नॉइज ऐड हो जाएगा। नॉइज का मतलब अनवांटेड डेटा, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय कि आपको यहाँ पे सबसे पहले जो आप कैरियर या जो रास्ता यूज़ करने वाले हैं डेटा पैकेट सेंड करने के लिए, सबसे पहले CSMA क्या करेगा, सेंस बिफोर वी ट्रांसमिट, चेक करो वो रास्ता सेफ है क्या, वो हम लोग वो कैरियर या वो रास्ता यूज़ कर सकते हैं क्या फॉर सेंडिंग और रिसीविंग आवर डेटा पैकेट्स। अगर वो सिक्योर है, आप यूज़ कर सकते हो, और आपको जो डेस्टिनेशन पे पैकेट्स भेजने हैं वहाँ तक अगर वो कैरियर आपको लेके जा सकता है, देन ओनली आई मीन अगर मैं कोई रूट या रास्ता सिलेक्ट कर रहा हूँ, सो मुझे सबसे पहले यही वेरीफाई करना पड़ेगा ना कि मेरे डेस्टिनेशन तक वो रास्ता जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो एग्जैक्टली सिमिलर वे यहाँ पे भी हम लोग सेंस करेंगे, चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, एंड उसके पहले हम लोग कोई डेटा पैकेट्स अपने साइड से सेंड करने के पहले हम लोग वेरीफाई करेंगे कि कोई दूसरा स्टेशन या कोई दूसरा चैनल तो अपने कोई पैकेट सेंड नहीं कर रहा है ना। दैट्स वन पॉइंट। सो देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे नीचे जो डायग्राम आपको दिया है यहाँ पे, तो डायग्राम में देखो क्या बोला है, कोलिजन मॉडल इन CSMA। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, ध्यान से देखो जस्ट दिस डायग्राम। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, वी हैव A B C and D, 4 स्टेशन है हम लोग के पास। अब बेसिकली क्या हुआ, बी ने डेटा अपना सेंड करना स्टार्ट किया। अब बी जब अपना डेटा सेंड कर रहा है वो सेम टाइम पे या उसके बहुत टाइम पहले सी ने अपना डेटा सेंड किया, और सेम वे ए भी अपना डेटा सेंड कर रहा है। देखो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, एट टाइम T1 सपोज ए स्टार्टेड सेंडिंग इट्स डेटा, बराबर है। ये जो ए के साइड से डॉटेड लाइन आ रहा है, दिस लाइन आई एम टॉकिंग अबाउट। सो ए के साइड से जो लाइन आ रहा है वो लाइन क्या है, बेसिकली ए ने अपना डेटा सेंड करना स्टार्ट किया है। देखो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ए का लाइन, बराबर है, दिस इज द लाइन फॉर ए। सो ए चैनल ए स्टार्टेड इट्स सेंडिंग इट्स डेटा एट टाइम T1। अब जब ए ने सेंड करना चालू किया वो टाइम पे सी को पता नहीं चला कि ए डेटा सेंड कर रहा है, तो सी ने भी अपना डेटा सेंड करना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे ए और सी का डेटा कोलाइड हो रहा है, एंड सिमिलर वे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बी और ए का डेटा भी यहाँ पे कोलाइड हो रहा है, जहाँ पे हम लोगों ने ये कोलिजन वर्ड लिखा हुआ है। सो बेसिकली क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे जाके यहाँ पे आपका सी का डेटा कोलाइड हो रहा है और यहाँ पे बी का डेटा कोलाइड हो रहा है, एंड सिमिलरली सी जब डेटा सेंड कर रहा है तो लास्ट में वापस जब वो डेटा चैनल डी तक आ रहा है तो वापस यहाँ पे भी कोलिजन हो रहा है। सो एज यू कैन सी कि 3 टाइम कोलिजन हो रहा है। ए ने जो डेटा सेंड किया एट टाइम T1 वो सबसे पहले तो बी के साथ कोलाइड हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, उसका एक्सीडेंट हो रहा है, एंड सिमिलरली सी के साथ वो 2 टाइम कोलाइड हो रहा है। एक बार जब वो ए के साइड पहुंचने की ट्राई करेगा तब इन बिटवीन वो कोलाइड हो रहा है, एंड दूसरा जब वो डी के पास ए का डेटा जब डी के पास पहुंचने की ट्राई करेगा तब कोलाइड हो रहा है। सो दिस इज अ डायग्राम जहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं कि डेटा कोलिजन कैसे हो सकता है। सो क्या हो गया, बेसिकली जब सी ने डेटा सेंड किया वो टाइम पे उसने चेक किया, उसको दिखा नहीं कि कोई दूसरा डेटा सेंड कर रहा है कि नहीं सेंड कर रहा है, बराबर है, या उसने सेंस नहीं किया या उसने सुना नहीं, पहले वेरीफाई नहीं किया। सेम वे बी ने भी ज़्यादा वेरीफाई नहीं किया कि वो जब डेटा सेंड करना चालू कर रहा है वो टाइम पे कोई दूसरा तो डेटा सेंड नहीं कर रहा है, बराबर है। ए ने डेटा सेंड किया एट टाइम T1, बराबर है, दिस इज द टाइम व्हेन ए स्टार्टेड सेंडिंग इट्स डेटा। सो अब क्या हो गया, सबसे पहले वो जैसे ही डेटा बी चैनल के आगे जाने का ट्राई किया, देखो ए से डेटा डी तक जा रहा है, ए चैनल से डेटा डी चैनल तक जा रहा है, बराबर है।
तो उसमें सबसे पहले क्या हुआ, बी ने जैसे ही डेटा सेंड करना चालू किया वैसे ही ए के डेटा पैकेट्स जो है वो बी स्टेशन को क्रॉस करने जा रहे थे, एंड एज यू कैन सी हियर दोनों के जो डेटा पैकेट्स है उसका कोलिजन हो गया, बराबर है। सो एग्जैक्टली क्या हुआ, ए और बी दोनों ने T1 टाइम पे डेटा सेंड करना चालू किया, एंड दैट इज द रीजन कि दोनों के जो डेटा पैकेट्स है वो कोलाइड हो गए एक दूसरे के साथ में। नाउ अब सी जो है, सी ने भी कभी कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम डेटा सेंड करना चालू किया। अब देखो सी ने तो T1 टाइम के पहले ही, मतलब ए ने भेजा उसके पहले डेटा सेंड करना चालू किया, लेकिन ए को नहीं पता था। तो ए ने अपना डेटा T1 टाइम पे सेंड किया, लेकिन वो डेटा जब तक वो ए स्टेशन पे पहुंचता था उसके पहले ही ए स्टेशन ने भेजा हुआ डेटा वापस यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, बी स्टेशन ने भेजा हुआ डेटा के साथ वो कोलाइड हो रहा है, बराबर है। सी स्टेशन ने भेजा हुआ डेटा इट गेट्स कोलाइड विद बी स्टेशन। एग्जैक्टली सिमिलर वे वापस वो सेम डेटा सी जब वो एक डेटा चैनल डी के पास भेज रहा है वो टाइम पे चैनल ए ने भेजा हुआ डेटा और चैनल सी ने भेजा हुआ डेटा वो दोनों वापस यहाँ पे कोलाइड हो रहा है। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय कोलिजन। सो कैसे डेटा कोलाइड होते हैं एक दूसरे के साथ, एक्सीडेंट हो जाता है उनका, वो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्सीडेंट और कोलिजन एंड रिजल्ट क्या होगा, आपके डेटा पैकेट्स लॉस हो जाएंगे या वो डेटा पैकेट्स में बहुत हाई लेवल का नॉइज हो जाएगा। नॉइज मतलब अनवांटेड डेटा, तो वो नॉइज के साथ में आप वो डेटा को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, एंड एज अ रिजल्ट आपको वो सेम पैकेट्स जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग करना पड़ेगा या फिर आपको नए पैकेट्स डिमांड करने पड़ेंगे सेंडर के साइड से। अब देखो वल्नरेबल टाइम, नेक्स्ट जो टॉपिक है कि अभी ये जो कोलिजन है इसको थोड़ा सा कम करने के लिए हम लोग एक टेक्निक यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज वल्नरेबल टाइम। सो वल्नरेबल टाइम क्या है, इट इज द प्रोपोगेशन टाइम, टीपी, बराबर है। प्रोपोगेशन टाइम, दिस टाइम इज नीडेड फॉर अ सिग्नल टू प्रोपोगेट फ्रॉम वन एंड ऑफ द मीडियम टू अनदर एंड। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ये वाले डायग्राम में, देखो यहाँ पे ये वाले डायग्राम जो पहले हम लोगों ने पढ़ा उसमें क्या था, जब सी ने डेटा सेंड करना चालू किया तो उसने चेक किया लेकिन उसको पता नहीं चला कि ए डेटा सेंड कर रहा है। एग्जैक्टली सेम वे जब ए डेटा सेंड कर रहा है तो उसको पता नहीं था कि सी ने ऑलरेडी डेटा भेजा हुआ है, क्योंकि वो बहुत टाइम के बाद वो लास्ट में यहाँ पे कोलिजन हो रहा है उसका बी के साथ में। सो दैट मीन्स कि हम लोग जब कोई एक स्टेशन जब डेटा सेंड कर रहा है तो दूसरा स्टेशन उसका चेक करेगा कि कोई दूसरा सेंड कर रहा है कि नहीं, लेकिन जब तक वो डेटा उसके एंड तक नहीं आता तब तक पता नहीं चलता है ना हम लोगों को कि वो डेटा सेंड हुआ था कि नहीं। तो इसके लिए ऐसे कोलिजन्स जो है वो अवॉइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक वल्नरेबल टाइम रखते हैं। तो वल्नरेबल टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम T1 टिल TP, मतलब एक वल्नरेबल टाइम चालू हो गया आपका कहाँ से कहाँ तक का, T1 से TP तक का। और ये वल्नरेबल टाइम यहाँ पे अगर आप ये डायग्राम में देखेंगे तो उसमें हम लोगों ने क्या बोला है, ये वल्नरेबल टाइम में आपको डेटा पैकेज सेंड नहीं करना है, आपको सिर्फ सेंस करना है। वो वल्नरेबल टाइम एंड होने के बाद में ही आप अपने डेटा पैकेज सेंड करेंगे। सो जैसे ए ने एट टाइम T1 अपना डेटा सेंड करना चालू किया तो वो टाइम जो है मतलब सी स्टेशन तक वो सेम डेटा पहुंचने के लिए सपोज T3 इतना टाइम लग रहा है, 2 सेकेंड का टाइम लग रहा है, और डी तक पहुंचने के लिए सपोज T4 तक का टाइम लग रहा है, 4 सेकेंड का टाइम लग रहा है। तो क्या होगा, बी और सी जिसको अगर अपने डेटा सेंड करना है तो ये जो वल्नरेबल टाइम है मतलब ये जो 3 से 4 या 5 सेकेंड का टाइम है उतने टाइम तक ये लोग सिर्फ सेंस करते रहेंगे कि कोई डेटा ए के साइड से आ तो नहीं रहा है ना, ए बी या सी डी किसी के भी साइड से आ तो नहीं रहा है ना, ये होगा। तो जब ये वल्नरेबल टाइम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में बी विल स्टार्ट सेंडिंग इट्स डेटा और सी विल स्टार्ट सेंडिंग इट्स डेटा, ठीक है। सो चांसेस ऑफ कोलिजन जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, एंड दैट इज व्हाई वी बेसिकली यूज और वी बेसिकली टेक द हेल्प ऑफ वल्नरेबल टाइम टेक्निक। इसको और डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं बट फॉर नाउ फर्स्ट आप ये नोट कर लो, ठीक है। CSA में आई होप बहुत सिंपल वे में आप लोगों को समझ में आया है। सो आई जस्ट ओपन इट हियर, आप जल्दी से नोट कर लो। Here we have CSA में, नोट इट डाउन क्विकली। CSA में क्या बोला है, CSA में कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। नोट इट डाउन गाइज। ओके, सो आफ्टर वंस वी डन विद दिस पार्ट उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे
Next we have in CSMA we have something which is called as persistent methods in CSMA. So यहाँ पे आपको क्या बोला है, persistent methods में हम लोग क्या करते हैं. ओके, आई वॉन्ट यू टू ट्राई इट वंस. ओके, बहुत सिंपल है, डायग्राम पे से और एक्सप्लेनेशन पे से आपको समझ में आ रहा है. जस्ट नोट इट डाउन एट वंस और उसके बाद में आप एक्सप्लेन करेंगे. ये आप जल्दी करो, जल्दी से नोट कर लो ये. If the channel is not busy, it directly sends the frame. Okay. And a non-persistent method, if the channel is not busy, it sends the frame immediately. Otherwise, it waits for some time and then sends the frame. Okay. Then कितने टाइम के लिए वेट करेगा वो? It waits for a random amount of time. ओके, ठीक है. एंड थर्ड में क्या हो रहा है? The third समझा नहीं. ओके, ठीक है, वेरी गुड. चलो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ वापस, ध्यान से देखना. सपोज स्टार्टिंग में हम लोग के पास फर्स्ट जो चैनल है वो हम लोग का ये वाला चैनल है, बराबर है, परसिस्टेंट में. सो एक हम लोग के पास ये वाला चैनल है. इफ इन फर्स्ट चैनल, ओके, हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये हम लोग का आइडल चैनल है. ट्राई टू फाइंड वेदर द चैनल इज आइडल और नॉट. सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इन persistent method, if the station finds line idle, it sends frame immediately with probability 1. probability 1 का मतलब क्या है, there are high chances कि अगर चैनल आइडल है तो आपका डेटा जो है वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा. सो हम लोगों ने वेरीफाई किया चैनल, वेदर चैनल इज आइडल, यस, सेंड सिग्नल. इफ चैनल इज नॉट आइडल, बिजी है, तो वापस जाके हम लोग ये सेम लोकेशन पे आके वेट करेंगे, वेरीफाई करेंगे एंड ट्राई टू फाइंड वेदर द चैनल गेट आइडल और नॉट. देन नेक्स्ट हम लोगों ने क्या बोला, नॉन परसिस्टेंट मेथड. तो यहाँ पे नॉन परसिस्टेंट में हम लोग क्या बोल रहे हैं, इफ द लाइन इज आइडल, स्टेशन सेंड्स द फ्रेम इमीडिएटली. इफ द लाइन इज नॉट आइडल, इट वेट्स फॉर अ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम एंड देन सेंड्स द लाइन अगेन. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन आई परसिस्टेंट, जो फर्स्ट परसिस्टेंट मेथड हम लोगों ने यहाँ पे देखा, तो इसमें क्या हो रहा है फर्स्ट वाले में कि वो कंटिन्यूसली वेरीफाई करते ही रहेगा, कंटिन्यूस चेक करते रहेगा कि कब चैनल फ्री हो रहा है, कब चैनल फ्री हो रहा है. अगर बिजी है तो ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ऊपर एक लाइन जा रहा है. अगर चैनल बिजी है तो वो कंटिन्यूसली वेरीफाई करते रहेगा, कंटिन्यूसली चेक करते रहेगा कि कब चैनल फ्री हो रहा है. बट इन अ नॉन परसिस्टेंट मेथड में हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग देखेंगे कि चलो आपका चैनल जो है वो एक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए अगर बिजी है, स्टार्टिंग में अगर आपका चैनल अगर बिजी है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, विल वेट फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम. और वो जो अमाउंट ऑफ टाइम है वो एक रैंडम रहेगा. सपोज मुझे लगता है कि अगर कोई एक चैनल जो है वो बिजी है फिलहाल, सो आई विल वेट फॉर 2 सेकेंड 3 सेकेंड, बराबर है. और या फिर अगर दूर से अगर डेटा आ रहा है, सो आई विल वेट फॉर सम मोर टाइम लाइक 5 सेकेंड्स, और उसके बाद विल अगेन आई विल स्टार्ट विद सेंडिंग माई डेटा. सो वो रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम है. ये प्योरली डिसाइड होगा जब हम लोग वो सिचुएशन में है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई स्टूडेंट के लिए अगर वेट कर रहा हूँ, सपोज अगर वो कॉलेज में के बहुत पास में रहता है, सो हम लोग क्या करेंगे, कम टाइम के लिए वेट करेंगे. अगर वो दूर से आ रहा है तो ज़्यादा टाइम के लिए वेट करेंगे. बस वही सेम पैटर्न जो है वो यहाँ पे काम करेगा. सो चैनल हम लोग देखेंगे, चैनल अगर बिजी है तो हम लोग एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करेंगे. और ये रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम बेसिकली किसके ऊपर डिफाइन करेगा, आपने सिग्नल डेटा जो भेजा है वो बहुत पास में भेजा है या दूर भेजा है, बराबर है. तो उसके हिसाब से हम लोग एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करेंगे. और उसके बाद जैसे ही वो रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम कंप्लीट होता है, हम लोग वापस वेरीफाई करेंगे वेदर द चैनल इज आइडल नाउ और नॉट. अगर नहीं है तो अगेन हम लोग एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करेंगे. ओके, एंड थर्ड एंड फाइनल वन इज पी परसिस्टेंट मेथड. ठीक है, तो पी परसिस्टेंट मेथड के अंदर क्या होता है, इट कंबाइंस एडवांटेजेस ऑफ अदर टू स्ट्रेटेजीज, दैट इज आई परसिस्टेंट एंड नॉन परसिस्टेंस. सो सबसे पहले देखो, ये ऊपर वाला जो पैटर्न है यहाँ पे, ये आपका आई परसिस्टेंट मेथड जो है वो स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने पढ़ा फर्स्ट वाला टाइप, वो यहाँ पे आ रहा है. चैनल चेक करो, बिजी है, अगेन चेक करो, बिजी है, अगेन चेक करो. जैसे ही चैनल आइडल होता है
तो आइडल होने के साथ ही हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी आउटकम, कि अभी अगर मैं डेटा सेंड करता हूँ तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि मेरा डेटा ऑन टाइम विदाउट कोलिजन डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएगा, बराबर है। तो हम लोग के पास एक प्रोबेबिलिटी नंबर है, सपोज p। सो नाउ इफ p इज लेस देन, और द प्रोबेबिलिटी आउटकम जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू p है, देन सेंड द फ्रेम। मतलब देर आर हाई प्रोबेबिलिटी, हाई चांसेस कि आपका डेटा डेस्टिनेशन तक बहुत सक्सेसफुली, बहुत इजीली पहुंच जाएगा। बट द प्रोबेबिलिटी आउटकम जो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, एक छोटा सा मैथमेटिकल टेक्निक अप्लाई होता है, प्रोबेबिलिटी चेक करता है। सो इफ प्रोबेबिलिटी इज लेस, मतलब देर आर लेस चांसेस कि आपका डेटा डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है। इफ प्रोबेबिलिटी इज हाई तो देर आर मोर चांसेस कि आपका डेटा डेस्टिनेशन तक सक्सेसफुली पहुंच जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इफ द प्रोबेबिलिटी विच वी हैव कैलकुलेटेड इन फॉर्म ऑफ द प्रोबेबिलिटी विच वी हैव कैलकुलेटेड, तो उसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। इफ द प्रोबेबिलिटी आउटकम इज ग्रेटर देन p, देन वेट अ स्लॉट, एक टाइम के लिए वेट करेंगे, देन वापस हम लोग वेरीफाई करेंगे ना वेदर नाउ चैनल इज बिजी और इट्स फ्री। तो अगर अभी भी चैनल अगर बिजी है तो डिस्कार्ड द पैकेट्स एंड पूरा प्रोसेस वापस चालू हुआ। अगर चैनल आइडल है तो फिर वापस हम लोग क्या करेंगे, चैनल अगर आइडल है तो ऊपर जाएंगे, आइडल है चैनल, देन अगेन हम लोग प्रोबेबिलिटी आउटकम वेरीफाई करेंगे। इफ प्रोबेबिलिटी आउटकम जो आपको मिलता है कैलकुलेट मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू, उसका वैल्यू अगर आपका p परसिस्टेंट का जो प्रोबेबिलिटी आपको एक स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी है उससे इक्वल या उससे कम है, देन देर आर मोर चांसेस कि आपका डेटा फ्रेम जो है वो डेस्टिनेशन तक इजीली पहुंच जाएगा, बराबर है। इफ ग्रेटर देन p होगा तो देर आर लेस चांसेस कि आपका पैकेट सेंड हो सकता है, तो वो टाइम पे वापस हम लोग वेट करेंगे। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय p परसिस्टेंट मेथड। सो आई होप बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ ये प्रोबेबिलिटी वाला जो पॉइंट है वही याद रखना है और कुछ नहीं है इसमें। एनीवन एनी डाउट लेट मी नो। सो एज यू कैन सी हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस किया वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, इसका बेसिक थियरी आपको यहाँ से मिल जाएगा। मेन जो क्रक्स थे वो मैंने आपको वो एक स्लाइड में बता दिए। तो अभी आप जब ये पीडीएफ में से पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। तो इसमें से बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं ना वो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिए, तो आपको बहुत इजीली अभी ये पीडीएफ में से समझ में आएगा चीज़ें। ये रिजर्वेशन, पोलिंग, टोकन पासिंग क्या होता है वो अभी हम लोगों को समझना है। चैनलाइजेशन कंसेप्ट हम लोगों का ऑलरेडी हो गया है। एंड उसके आगे वायर्ड इथरनेट, तो ये तो सिंपल से थियरी टॉपिक है, इसमें कुछ ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट्स नहीं है, ये तो आपको सिंपल वे में याद रखना है। थियरी टॉपिक्स है ये, मतलब सिर्फ पढ़ने हैं और उसके कुछ जो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं वो आपको याद रखना है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या बोला है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या होता है। ये 3 टाइप ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था, बराबर है। सो मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल या कंट्रोल, कुछ भी आप बोल लो। सो मैं एक बार वापस फिर भी बता देता हूँ। व्हेन नोड्स और स्टेशन आर कनेक्टेड एंड यूज अ कॉमन लिंक कॉल्ड अ मल्टी पॉइंट और ब्रॉडकास्ट लिंक। मल्टी पॉइंट होंगे, मल्टी पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल एंड मल्टी पॉइंट प्रोटोकॉल। मल्टी पॉइंट प्रोटोकॉल के अंदर क्या होता है, एक आपका प्राइमरी स्टेशन रहता है एंड मल्टीपल सेकेंडरी स्टेशन रहते हैं। तो प्राइमरी स्टेशन कमांड सेंड करेगा, सेकेंडरी स्टेशन उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। So that is what we mean by multi-point. Broadcast, as name suggests, ब्रॉडकास्ट में भी क्या होगा, एक सर्वर है सपोज, वो मैसेज को ब्रॉडकास्ट करेगा, या एक प्राइमरी स्टेशन है मैसेज को ब्रॉडकास्ट करेगा, और उसके नेटवर्क में जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको वो सेम मैसेज पहुंच जाएगा। सो वी नीड मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल टू कोऑर्डिनेट एक्सेस टू लिंक। द प्रॉब्लम ऑफ कंट्रोलिंग एक्सेस टू मीडियम इज सिमिलर टू रूल ऑफ स्पीकिंग इन असेंबली। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, असेंबली अगर हम लोग नॉर्मली अगर डिबेट्स अगर देखे रहेंगे, असेंबली हम लोग जो राज्यसभा लोकसभा अगर आपने कभी देखा रहेगा तो वहाँ पे क्या होता है, झगड़ा होता है। कोई एक पर्सन अगर कुछ बोल रहा है उसके बीच में कोई दूसरा बोलने का ट्राई करता है, तो बिकॉज ऑफ विच क्या होता है, बहुत बार जो एक्चुअल में एक पर्सन कुछ एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा है वो क्या बोल रहा है वो हम लोग को सुनाई नहीं देता है, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा बाकी चैनल्स या बाकी लोगों के साइड से नॉइज ऐड हो जाता है। सो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे क्या बोलना है, द प्रोड्यूसर गारंटी दैट द राइट टू स्पीक इज अपहेल्ड एंड एंश्योर दैट 2 people डू नॉट स्पीक एट सेम टाइम। तो इसके लिए आप देखो कि अगर आप लोकसभा या राज्यसभा में देखते हैं
तो वहाँ पे हमेशा एक चेयर के ऊपर एक मेन पर्सन, हेड पर्सन बैठा रहता है, बराबर है। तो वो जो हेड पर्सन वहाँ पे है उसके पास हमेशा ये एक एक्सेस होना चाहिए कि वो अगर कोई एक पर्सन अगर बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट कर रहा है तो उसका माइक बंद कर सके, है ना। सो ऐसा अगर रहेगा तो क्या होगा कि बाकी लोग जब बोल रहे हैं तो वो टाइम पे इंटरप्शन कम हो जाएंगे। सो इंटरप्शन या डिस्टर्बेंस जितने कम होंगे उतना बाकी लोग आपका डेटा या आप जो बोल रहे हो वो बहुत ईजिली सुनाई देगा, है ना। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, मैनी प्रोटोकॉल्स हैव बीन डिवाइस्ड टू हैंडल एक्सेस टू शेयर्ड लिंक्स, ऑल दिस प्रोटोकॉल बिलोंग टू सब लेयर ऑफ डेटा लिंक लेयर। सो याद रखो ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब OSI के डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक। वी कैटेगराइज देम इनटू 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स में से अगर आप एक देखेंगे रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल है, जिसमें से CSA में अभी हम लोगों ने पढ़ा रैंडम एक्सेस कंट्रोल। देन कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल, ये हम लोगों का पूरा डिस्कस करना बाकी है। एंड चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल, FDM है, TDM है, CDM है, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पढ़ा था। तो अब हम लोग आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो हम लोग यहाँ पे से चालू करेंगे, ठीक है। तो आपको बेसिक चीज़ें बहुत कुछ पता है इसमें, तो अभी फटाफट समझ में आएगा। सो रैंडम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल या random access protocol, as the name suggests, random access or contention method. No station is superior to another station, none of is assigned control over another. So no station permits or does not permit another station to send. मतलब रैंडम एक्सेस कंट्रोल मतलब हर कोई इंडिविजुअली अपने पास उनको एक्सेस है कि जब वो उनको लगता है कि मुझे डेटा सेंड करना है तो दे विल जस्ट चेक, और अगर चैनल अगर आइडल है दे विल सेंड द डेटा, बराबर है। तो कोई इसमें प्राइमरी सेकेंडरी स्टेशन नहीं है, ऑल आर एट द इक्वल लेवल। जैसे आप लोग सब है स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग सब इक्वल लेवल पे, ऐसा नहीं है कि आप में कोई एक पर्सन है जो बोलेगा तो ही आप डेटा सेंड कर पाओगे या तो ही आप और किसी से बात कर पाओगे। इट इज़ नॉट लाइक दैट। सो ईच इंस्टेंस a station that has data to send use a procedure defined by a protocol to make decision on whether or not to send. This decision depends on the state of the medium. Like कभी भी अगर डेटा सेंड करना है तो हम लोगों ने क्या देखा, आप लोग वेरीफाई करेंगे कि जो चैनल के थ्रू आप डेटा सेंड कर रहे हैं वो चैनल या वो स्टेशन बिजी है या आइडल है। अगर वो स्टेशन फ्री है तो हम लोग डेटा सेंड करेंगे। सो इन अदर वर्ड्स ईच स्टेशन कैन ट्रांसमिट व्हेन इट डिजायर्स ऑन द कंडीशन दैट फॉलोज प्री डिफाइंड प्रोसीजर्स। अब प्री डिफाइंड प्रोसीजर क्या है वो हम लोगों ने देखा। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट देर इज नो शेड्यूल टाइम फॉर अ स्टेशन टू परमिट ट्रांसमिशन इज रैंडम अमंग द स्टेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि ये टाइम पे इतने बजे ही आप डेटा सेंड कर सकते हो या बात कर सकते हो। इट इज़ रैंडम, आपको जब भी लगता है तो आप बात कर सकते हो, नहीं लगता है तो विल स्टॉप टॉकिंग। सो दिस इज द सेम पैटर्न विच इज़ एप्लीकेबल हियर एज वेल। सो वहाँ पे कोई डिफाइंड टाइम नहीं है कि आप ये टाइम से ये टाइम के बीच में ही डेटा या डेटा फ्रेम्स आप सेंड कर पाएंगे। सो दैट इज़ वाई दिस मेथड्स आर कॉल्ड रैंडम एक्सेस। सेकेंड रूल जो क्या बोल रहा है, नो रूल स्पेसिफाई विच स्टेशन शुड सेंड नेक्स्ट। मतलब ऐसा कुछ रूल नहीं है कि स्टेशन 1 ने चालू किया तो अभी स्टेशन 2 ही भेजेगा, देन 3 भेजेगा, देन 4 भेजेगा, ऐसा सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है। वी आर फॉलोइंग द रैंडम एक्सेस। मतलब इट माइट पॉसिबल लास्ट स्टेशन फर्स्ट डेटा सेंड करना चालू कर रहा है, उसके बाद इन बिटवीन कोई स्टेशन डेटा सेंड करेगा, उसके बाद फर्स्ट स्टेशन डेटा सेंड करेगा। सो स्टेशन कम्पीट विद वन अनदर टू एक्सेस द मीडियम। सो जिसको पहले मिला फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सो जो फर्स्ट आएगा उसको फर्स्ट एक्सेस मिलेगा, उसके बाद जो आएगा उसको सेकेंड मिलेगा। तो वहाँ पे कोई सीक्वेंस में हम लोग नहीं जा रहे। दैट इज़ वाई दिस मेथड्स आर कॉल्ड एज कंटेंशन मेथड्स। In random methods, each station has the right to the medium without being controlled by any other station. तो जब तक आप डेटा सेंड कर रहे हैं वो स्टेशन के ऊपर आपका कंट्रोल है। आपका डेटा सेंड करके हो गया, देन यू विल पास द कंट्रोल टू द नेक्स्ट पर्सन जो डेटा सेंड करेगा। तो उसके बाद आपके पास कंट्रोल नहीं रहेगा, उसके बाद में जो डेटा सेंड करा उसके पास रहेगा। नाउ नेक्स्ट हम लोग को क्या बोला है, हाउएवर मोर देन वन स्टेशन ट्राइज टू सेंड देयर इज एन एक्सेस कन्फ्लिक्ट और कोलिजन। ये हम लोगों ने समझा कि अब क्या हो रहा है, रैंडम एक्सेस मेथड है। तो अगर दो लोगों ने एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर वो अपना डेटा सेंड करना चालू किया तो क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होगा या कोलिजन होगा, है ना। तो उसमें क्या होगा, या तो आपके फ्रेम्स जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ कोलाइड होके, एक्सीडेंट होके,
या फिर मॉडिफाई हो जाएंगे। मॉडिफाई होने का मतलब क्या है, उसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ ऐड हो जाएगा, और उसकी वजह से जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे तो डेस्टिनेशन पे रिसीवर क्लियरली समझ नहीं पाएगा कि जो सेंडर है उसने एग्जैक्टली क्या भेजा था। टू अवॉइड सच कन्फ्लिक्ट और टू रिजॉल्व इट when it happens, each station follow a procedure that is an answer to the question, like when station access the medium, when station do if the medium is busy, मतलब what can the station do if the medium is busy। सबसे पहले तो आप कभी एक स्टेशन या चैनल यूज करेंगे डेटा सेंड करने के लिए। सेकेंड, अगर वो स्टेशन या चैनल बिजी है तो आप क्या करेंगे, एंड कैसे आपको वेरीफाई करना है कि आपका ट्रांसमिशन, अगर आप ये चैनल के थ्रू या ये स्टेशन के थ्रू डेटा सेंड करेंगे तो वो सक्सेस है या फेलियर है, ये कैसे पता चलेगा, बराबर है। एंड अगर वहाँ पे आप जो डेटा सेंड कर रहे हैं वही सेम टाइम पे अगर कोई दूसरा भी डेटा सेंड कर रहा है तो आपके फ्रेम्स, डेटा फ्रेम्स या पैकेट्स अगर कोलाइड हो रहा है या कन्फ्लिक्ट हो रहा है, देन हम लोगों को कैसे पता चलेगा, और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। सो दिस आर द क्वेश्चन, और उसके लिए देखो हम लोगों ने अभी थोड़े टाइम पहले जो पॉइंट्स डिस्कस किए, तो आई होप अभी आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा है ये सब थियरी क्या दिया है। नाउ वन थिंग व्हाट वी हैव हियर इज अलोहा। ओके, ये टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं अभी, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर ज्वाइन करेंगे हम लोग उसमें हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो वी कैन टेक 5 minutes ब्रेक। सो LOI इज़ द अर्लीस्ट रैंडम एक्सेस मेथड। हवाई यूनिवर्सिटी में बना था 70s में। इट वॉज डिज़ाइन फॉर रेडियो, मतलब स्टार्टिंग में जो हम लोगों के FM जो हम लोग आजकल FM चैनल्स बोलते हैं, तो वैसे ही जो रेडियो चैनल्स आते थे वायरलेस, उसके लिए बना था। बट प्रॉब्लम क्या था, यूज्ड ऑन ओनली शेयर्ड मीडियम, बराबर है। इट इज़ ऑब्वियस दैट देर आर पोटेंशियल कॉलिजन इन दिस अरेंजमेंट। द मीडियम इज शेयर्ड बिटवीन द स्टेशंस। मल्टीपल स्टेशंस जो थे, जैसे हम लोगों के अलग अलग रेडियो स्टेशंस रहता है 93, 98, 100, 104, 108 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो सबके बीच में एक स्टेशन शेयर किया हुआ था। जब स्टेशन अपना डेटा सेंड करेगा, अनदर स्टेशन में अटेम्प्ट टू डू द सेम एट सेम टाइम। डेटा फ्रॉम टू स्टेशन कोलाइड्स एंड बिकम गार्बेज, बराबर है, मतलब गार्बेज हो गया। हम लोगों को अभी वो डेटा आप यूज़ प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, समझेगा नहीं। नाउ original LOA protocol is pure LOA. This is simple but elegant protocol. The idea is that each station sends a frame whenever it has a frame to send. शॉर्ट में हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्योर LOA या ओरिजिनल LOA क्या था, जब कोई स्टेशन के पास फ्रेम आएगा वो अपना फ्रेम सेंड करेगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सिंस देर इज ओनली वन चैनल टू शेयर, देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन बिटवीन फ्रेम्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेशंस। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव 4 स्टेशंस, ओके, एंड जब स्टेशन 1 अपने फ्रेम सेंड कर रहा है, स्टेशन 2 के पास आया उसने भी सेंड किया, स्टेशन 3 के पास अपने फ्रेम्स थे उसने भी सेंड किया, देन स्टेशन 4 ने सेंड किया। सो एज यू कैन सी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके क्या हो रहा है, सारे जो फ्रेम्स है 4 स्टेशन ने भेजे हुए वो कोलाइड हो रहे हैं। देन अब इसमें से वापस 2 फ्रेम्स आकर गए, वो वापस एक दूसरे के साथ कोलाइड हो रहा है। सो there are 4 unrealistic assumptions that contain that one another for access to shared channel. The figure shows that each station sends 2 frames. There are total 8 frames on a shared medium. Some of this collides because of multiple frames are in a contention for a shared channel. Then we need to mention that even if one bit of a frame coexists on the channel one from another frame, there is a collision and both will be destroyed. दोनों फ्रेम्स क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ड्यूरिंग दिस कोलिजन। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन दिस कोलिजन ड्यूरेशन, जो फर्स्ट वाला ये जो डायग्राम में दिया है उसमें क्या हो रहा है, स्टेशन 1 to 4 सबके एक एक फ्रेम यहाँ पे कोलाइड हो रहा है। देन सेकेंड जो कोलिजन बोला है उसके अंदर क्या हो रहा है, स्टेशन 2 and 4 के फ्रेम्स जो है वो कोलाइड हो रहे हैं, मतलब वो डिस्ट्रॉय हो गए। देन द प्योर LOA प्रोटोकॉल रिलाइज ऑन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम अ रिसीवर। व्हेन स्टेशन सेंड्स अ फ्रेम, इट एक्सेप्ट्स रिसीवर टू सेंड एन एक्नॉलेजमेंट। हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर, दैट इज चैप्टर 10 में देखा था हम लोगों ने कि व्हेनेवर सेंडर सेंड्स एनी फ्रेम और डेटा फ्रेम और अ पैकेट, तो वो
के बाद, वो सेंड करने के बाद एक स्पेसिफिक अमाउंट तक वेट करेगा फॉर द एक्नॉलेजमेंट, और अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो वो सेम फ्रेम को क्या करेगा, रिसेंड करेगा। ARQ ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, इफ अगर आपको याद रहेगा तो। सो वो हम लोगों ने देखा था, तो उसके अंदर भी हम लोगों ने ये सेम पैटर्न फॉलो किया था। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वो सेम चीज़ हो रहा है। एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे भी जब कोई एक स्टेशन अपने फ्रेम सेंड करेगा तो वो भी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम तक रिसीवर का एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करेगा। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है टाइम आउट तक तो क्या होगा, स्टेशन अज्यूम्स दैट द फ्रेम हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड और वो सेम फ्रेम को रीसेंड करेगा। A collision involved two or more stations. If all these stations are tried to resend their frames after timeout, तो वापस क्या होगा, सपोज कि सबने 2 सेकेंड के बाद में अपने फ्रेम सेंड किए थे, तो सबके फ्रेम्स जाके क्या हो गए, कोलाइड हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। तो अभी जब भी सबने 2 या 3 स्टेशन ने सपोज अगर अपने फ्रेम सेंड किए थे एग्जैक्टली 8 o'clock को, तो 8 o'clock से वो क्या करेंगे, अपना 5 सेकेंड्स का टाइम या 10 सेकेंड्स का टाइम वो कंसिडर करेंगे कि अगर 10 सेकेंड्स के अंदर एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है मतलब वो फ्रेम जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, हम लोग को फ्रेम्स सेम फ्रेम्स वापस रीसेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एग्जैक्टली 8 o'clock 00 सेकेंड्स पे सारे जो 3-4 स्टेशन है उन्होंने सारे स्टेशन ने एक साथ फ्रेम सेंड किए। थोड़े टाइम के बाद में वो सब जाके एक दूसरे से कोलाइड हो गए, सारे फ्रेम डिस्ट्रॉय हो गए। अब सारे फ्रेम डिस्ट्रॉय हो गए तो वो सब क्या करेंगे, 8 o'clock 00 सेकेंड से अपना टाइम आउट टाइम 10 सेकेंड्स का काउंट करेंगे। सो 8 o'clock एंड 10 सेकेंड्स पे अब उनको अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रहा है तो वो क्या करेंगे, वापस अपने सारे फ्रेम्स रीसेंड करेंगे। तो अब आप देखो कि सबका टाइम आउट टाइम अगर सेम है तो सब वो वापस सेम टाइम पे अपने फ्रेम सेंड करेंगे, तो वापस क्या होगा, वापस कोलिजन होगा। सो यहाँ पे क्या होता है कि प्योर एलोहा डिक्टेट्स दैट व्हेन द टाइम आउट पीरियड passes each station waits a random amount of time after resending its frame and randomness will help to avoid more collision। सो प्योर एलोहा में क्या होगा, टाइम आउट टाइम के बाद में भी हम लोग सपोज 5 या 6 सेकेंड एक रैंडम टाइम के लिए वेट करेंगे, और वो रैंडम टाइम जो है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम बताएगा कि भाई आप 2 सेकेंड के लिए वेट करो, आप 5 सेकेंड के लिए वेट करो, ऐसे रैंडमली हम लोग हर एक स्टेशन वेट करेगा, और वो वेट होने के बाद में फिर वो अपने नए फ्रेम्स जो है वो सेंड करेंगे। तो इसका बेनिफिट क्या हो गया कि अभी टाइम आउट टाइम सबका साथ में ख़त्म हो रहा है, तो अगर वो वापस वो टाइम आउट टाइम के बाद अगर वापस इमीडिएटली अगर सारे स्टेशन अपने फ्रेम सेंड करेंगे तो वो वापस कोलाइड होंगे। सो बेटर यहाँ पे स्टेशंस क्या बोल रहे हैं कि हम लोग टाइम आउट टाइम कंप्लीट होने के बाद में 10 सेकेंड का टाइम कंप्लीट होने के बाद में कोई 2 सेकेंड वेट करेगा, कोई 5 सेकेंड वेट करेगा, कोई और 10 सेकेंड वेट करेगा। तो उससे क्या होगा कि जो वापस कोलिजन होने की चांसेस है वो कम हो जाएंगे। देन उसके बाद में हम लोगों ने कैरियर सेंस, तो आई होप एलोहा बहुत सिंपल है, सबको समझ में आ गया। और एलोहा के बाद में अगर आप देखेंगे ये सब रैंडम एक्सेस के अंदर आता है, बराबर, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल के अंदर। तो फर्स्ट इज एलोहा, नेक्स्ट इज कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, अभी हम लोगों ने समझा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो जो मैंने आपको डायग्राम बताया था वो सेम डायग्राम यहाँ पे अलग वे में बताया हुआ है। परसिस्टेंट मेथड इन CSM है, नॉन परसिस्टेंट, तो हम लोगों ने जो पढ़ा था 1 परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट एंड P परसिस्टेंट। यहाँ पे आपको वो सबका अलग अलग वे में एक्सप्लेनेशन दिया है। देखो ये वाला डायग्राम अभी हम लोगों ने समझा था, तो आप ये यहाँ से पढ़ लेना। ओके, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। तो कोलिजन डिटेक्शन में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, ये आपको एक फ्लो चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ट्राई करते हैं एक ही बार में समझने का फ्लो चार्ट। सो एज यू कैन सी फ्लो चार्ट क्या बता रहा है, स्टार्ट होगा, सेट बैक ऑफ टाइम टू 0, बराबर है, मतलब स्टार्ट किया आपने, टाइमर को 0 पे सेट किया। परसिस्टेंट स्ट्रेटेजी फॉलो होगा, 1 परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट या P परसिस्टेंट, उसको फॉलो करके हम लोगों ने फ्रेम सेंड किया। अगर कोलिजन नहीं हो रहा है देन स्टॉप, अगर कोलिजन हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, जैम सिग्नल जैम, मतलब ट्रैफिक है वहाँ पे, इंक्रीमेंट द बैक ऑफ टाइम, जिससे क्या होगा, बैक ऑफ लिमिट हम लोग एक सेट करेंगे क्योंकि ये टाइम तक आप रुक जाओ,
जैसे हम लोग अगर ट्रैफिक होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कोई एक डायरेक्शन का जो ट्रैफिक है उसको हम लोग हॉल्ट करते हैं, दूसरे डायरेक्शन का ट्रैफिक को हम लोग थोड़ा जाने देते हैं, सो दैट वो रास्ता फ्री होगा, बाद में हम लोग यहाँ से थोड़ा ट्रैफिक फ्री करेंगे। सो एग्जैक्टली सेम वे यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, बैक ऑफ टाइम मतलब थोड़े टाइम जो आपको होल्ड करना है वो टाइम हम लोगों ने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया। उसके बाद जैसे हम लोगों का बैक ऑफ टाइम का लिमिट आ गया, फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको और टाइम के लिए वेट करना है तो हम लोग वापस ऊपर जाएंगे, परसिस्टेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, वापस देखेंगे। अभी वापस अगर बैक ऑफ लिमिट आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट होना है, यस, तो अबॉर्ट दिस ट्रांजेक्शन बिकॉज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, अभी हम लोग सेंड नहीं कर पाएंगे। सो ये आपका फर्स्ट है कोलिजन अवॉइडेंस। सो कोलिजन अवॉइडेंस में क्या हो रहा है, देखो, स्टार्ट सेट बैक ऑफ टाइम टू जीरो, परसिस्टेंट स्ट्रेटेजी। तो परसिस्टेंट स्ट्रेटेजी फॉलो करके अगर आपका जो चैनल है वो अगर स्टेशन है, आई मीन जो मीडियम आप यूज़ करेंगे डेटा सेंड करने के लिए, वो चैनल अगर बिजी आ रहा है तो वेटिंग टाइम होगा। अब आपका वेटिंग टाइम के बाद में वेट फॉर सम रैंडम टाइम मूव, उसके बाद डेटा फ्रेम सेंड करेंगे, डेटा फ्रेम सेंड करने के बाद में सेट अ टाइम, टाइम आउट टाइम, एक्नॉलेजमेंट अगर रिसीव होता है बिफोर टाइम आउट देन सक्सेस, अगर नहीं आ रहा है तो इंक्रीमेंट बैक ऑफ टाइम। बैक ऑफ टाइम का अगर लिमिट आ गया, येस, तो अबाउट दिस ट्रांजेक्शन, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, अगर नहीं आया तो वेट फॉर अ बैक ऑफ टाइम, देन वापस परसिस्टेंट स्ट्रेटेजी चेक करो कि ओके अभी हम लोग वापस फ्रेम सेंड कर सकते हैं क्या, वापस वेटिंग टाइम में जाएगा, वापस रैंडम टाइम, वही सेम चीज़ चल रहा है। सो आई होप ये बहुत सिंपल है आप लोगों के लिए और आप समझ पा रहे हैं। किसी को डाउट है देन लेट मी नो। एनीवन, एनी डाउट्स? Anyone? Any doubts? Hello? Say yes or no? Okay, no doubts? ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे सो यहाँ पे हम लोगों के पास ये नया टॉपिक है कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल। अब ये कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, देखो यहाँ पे आपके पास सर्टन कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम लोग वन बाय वन समझते हैं। आप एक बार जो मैंने अभी बोला है वो आप एक बार प्लीज़ वो एक बार सिर्फ रिवाइज कर लो। आई विल गिव यू 5 मिनट्स टाइम, उसके बाद ये वाला पॉइंट चालू करते हैं। सो नाउ विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट दैट इज कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल। सो देखो यहाँ पे क्या बोला है, कंट्रोल्ड एक्सेस station consult one another to find which station has right to send controlled access। as the name suggests, जिसके पास कंट्रोल रहेगा वही वो स्पेसिफिक टाइम पे पैकेट्स या फ्रेम्स सेंड करेगा। सो अ स्टेशन कैन नॉट अनलेस इट हैज एन ऑथोराइज्ड बाय अदर स्टेशन, वो डेटा सेंड नहीं कर पाएगा। सो फर्स्ट यहाँ पे क्या बोला है, रिजर्वेशन। As you can see in reservation method, a station needs to make a reservation before sending data. Time is divided into intervals. For example, जैसे हम लोग ट्रेन में, प्लेन में, बस में कहीं पे भी जाते हैं तो sometimes we require a reservation so that वो specific आपको ट्रैवल करने के लिए वो specific time slot and वो सीट आपके लिए बुक हो जाए। So exactly same pattern यहाँ पे काम करेगा। So हम लोगों ने क्या किया है, एक टाइम जो है उसको इंटरवल में डिवाइड किया है और एक स्पेसिफिक टाइम हम लोगों ने एक स्टेशन के लिए रिजर्व करके रखा है। तो वो स्पेसिफिक जो रिजर्व टाइम है उसमें वही स्टेशन अपने ही पैकेट सेंड करेगा। इफ देर आर n स्टेशन इन अ सिस्टम, देर आर एग्जैक्टली n रिजर्वेशन मिनी स्लॉट्स in reservation frame. Now each mini slot belong to a station. When station needs to send a data frame, it makes a reservation in its own mini slots. तो यहाँ पे हम लोगों के पास अगर आप देखेंगे तो हम लोगों के पास सपोज 0 to 5 स्टेशन है और हर एक स्टेशन के पास अपना एक मिनी स्लॉट है। तो उसको अगर कोई पैकेज अगर सेंड करना है तो उसका जो मिनी स्लॉट है वो अपना स्लॉट रिजर्व कर लेगा और तभी वो अपना डेटा वहाँ पे सेंड कर सकता है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फिगर बिलो अ सिचुएशन विद 5 स्टेशन एंड 5 मिनी स्लॉट्स रिजर्वेशन फ्रेम। The first interval only 1, 3 and 4 have made reservation to send intervals. Only one station has the reservation. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्या स्टार्टिंग में आपको क्या बोला है,
फर्स्ट एज यू कैन सी रिजर्वेशन फ्रेम्स है, तो किसी ने भी फिलहाल के लिए रिजर्व नहीं किया है, बाद में स्टेशन 1 ने रिजर्व किया है, तो क्या होगा, स्टेशन 1 का डेटा जो है वो ही ट्रैवल करेगा। सेम वे अगर आप देखेंगे, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देर आर रिजर्वेशन बिटवीन 3 and 4, तो स्टार्टिंग में अगर 1 ने रिजर्व किया है तो 1 का डेटा जाएगा, देन 3 का डेटा जाएगा, एंड देन 4 वाला जो स्टेशन है उसका डेटा ट्रैवल होगा। सिंपल है, रिजर्वेशन टेक्निक है, नथिंग एल्स। Next is polling. Polling work with the topology in which one device is designated as primary station. Primary station मतलब main station होगा जो command send करता है, and other stations are secondary station जो सिर्फ उसको respond करेंगे। All data exchanges must be made through the primary device even when ultimate destination is secondary device. सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कोई कोलिजन या कुछ भी ना हो, इसके लिए आप डायरेक्टली अपना सारा डेटा जो है वो सर्वर के पास या प्राइमरी स्टेशन के पास भेज दो, एंड प्राइमरी स्टेशन इज इन टर्न रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग इट टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेकेंडरी स्टेशन। जैसे यहाँ पे क्या बोला है, वी हैव 1 प्राइमरी स्टेशन एंड 2 सेकेंडरी स्टेशन ए एंड बी, बराबर है। सो यहाँ पे देखो क्या बोला है, द प्राइमरी डिवाइस कंट्रोल्स द लिंक, सेकेंडरी डिवाइस फॉलो इट्स इंस्ट्रक्शन। It is up to primary device to determine which device is allowed to use the channel at a given time. The primary device therefore always an initiator of a session. कौन सा स्टेशन कब डेटा सेंड करेगा, कब वो डेटा सेंड नहीं करेगा, ये सब काम देखने का कौन करेगा, प्राइमरी स्टेशन। So in primary station wants to receive a data, it asks secondary station if they have anything to send. This is called poll function. If primary station wants to send data, it tells secondary station to ready to receive. This is called select function. So अब ध्यान से देखते, देखो अगर प्राइमरी स्टेशन को क्या बोला है, if primary station wants to send data, तो वो क्या बोलेगा, select function सेंड करेगा। और अगर सेकेंडरी स्टेशन को डेटा सेंड करना है प्राइमरी स्टेशन को, तो वो पोल फंक्शन सेंड करेगा। सो यहाँ पे स्टार्टिंग में फर्स्ट में देखो, सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे SEL लिखा हुआ है यहाँ पे। सो प्राइमरी स्टेशन जो है उसने क्या किया, SEL फंक्शन सेंड किया, दैट इज सिलेक्ट फंक्शन। मतलब प्राइमरी स्टेशन वांट्स टू सेंड सम डेटा टू सेकेंडरी स्टेशन, तो वो डेटा किसके पास गया, सपोज B के पास गया। अगर B को वो डेटा सक्सेसफुली मिल गया तो B ने क्या किया, वो डेटा को एक्नॉलेज किया। उसके बाद में वापस प्राइमरी स्टेशन ने कुछ डेटा सेंड किया, सेकेंडरी स्टेशन ने उसको एक्नॉलेज किया। This is how select function works within this polling वाला part. Then next इसमें अगर आप देखेंगे पोल फंक्शन का मतलब क्या है, सेकेंडरी स्टेशन को कुछ डेटा सेंड करना है सबसे पहले प्राइमरी स्टेशन को। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, सेकेंडरी स्टेशन मतलब सपोज B को कुछ डेटा सेंड करना है A को, तो A ने अपना डेटा किसको सेंड कर दिया, प्राइमरी स्टेशन को। प्राइमरी स्टेशन पोल फंक्शन जो है वो देखो यहाँ पे आया A के पास, देन अगर A उसको एक्नॉलेज करता है तो ठीक है, अगर नो एक्नॉलेजमेंट आया तो फिर क्या होगा, वापस वो सेम पोल फंक्शन कौन से साइड पे जा रहा है, B के साइड पे। B ने फिर क्या बोला, ठीक है ये मेरे पास डेटा है। पोल फंक्शन का मतलब क्या है, प्राइमरी स्टेशन पूछेगा सेकेंडरी स्टेशन को कि भाई आपके पास कुछ डेटा है जो आपको सेंड करना है तो दे दो, मैं आगे सेंड कर देता हूँ। सो सबसे पहले प्राइमरी स्टेशन ने पोल फंक्शन के थ्रू A को पूछा कि भाई कुछ डेटा सेंड करना है आपको, तो A ने उसको एक्नॉलेज नहीं किया, मतलब A को कोई डेटा सेंड नहीं करना है। देन सेम वे प्राइमरी स्टेशन ने B को पूछा विद द हेल्प ऑफ अ पोल फंक्शन कि भाई डू यू वांट टू सेंड एनी डेटा टू एनी अदर सेकेंडरी स्टेशन। सो B बोलता है कि हाँ सेंड करना है, दिस इज माय डेटा। तो वो डेटा जो है उसने प्राइमरी स्टेशन को भेजा, प्राइमरी स्टेशन को मिल गया तो वो डेटा को एक्नॉलेज कर देगा। दिस इज व्हाट द पोलिंग फंक्शन वर्क्स। सो सिलेक्ट एंड पोल फंक्शन कैसे वर्क करते हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वो डायग्राम का ही सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है, सो यू कैन रीड आउट दिस। टोकन पासिंग बहुत सिंपल टेक्निक है। टोकन पासिंग, जिसके पास टोकन होगा दैट पर्सन गॉट द राइट टू एक्सेस दैट स्पेसिफिक चैनल फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। सो इन टोकन पासिंग स्टेशन इन अ नेटवर्क आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ लोकल रिंग टाइप फैशन। रिंग मतलब आप समझ लो कि आप सब एक रिंग टाइप एक सर्कल में बैठे हैं, तो सब आजू बाजू में बैठे हैं, तो आपके बाद आपके बाजू वाले का नंबर आएगा, बराबर है। रिंग टोपोलॉजी समझ लो, रिंग टोपोलॉजी जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे एक सर्कल में सारे बैठे हुए। सो इन अदर वर्ड्स ईच स्टेशन देयर इज एक सक्सेसर रहेगा और एक प्रेडिसर रहेगा। तो मतलब मेरे आगे एक स्टेशन रहेगा, मेरे बाद में एक स्टेशन रहेगा।
तो मेरे आगे वाले स्टेशन के पास से मुझे टोकन मिलेगा थोड़े टाइम के लिए, मैं अपना काम खत्म करके मैं अपने बाद वाले को अपना जो टोकन है वो पास कर दूंगा। अगर मुझे कोई डेटा सेंड नहीं करना है तो मैं डायरेक्टली टोकन जो है वो आगे पास कर दूंगा, अपने पास रिजर्व नहीं रखूंगा। तो प्रेडिसेसर क्या बोलता है, इज द स्टेशन विच इज लॉजिकली बिफोर द स्टेशन इन द रिंग, सक्सेसर इज द स्टेशन विच इज आफ्टर द स्टेशन इन द रिंग। बराबर है, तो मेरे बाद में जो स्टेशन है वो कौन हो गया, सक्सेसर हो गया, और मेरे पहले जो है वो प्रेडिसेसर हो गया। द करंट स्टेशन इज वन दैट इज एक्सेसिंग द चैनल फॉर नाउ, right to access this has been passed from the predecessor to current station. The right will be passed to successor when the current station has no more data to send. तो जिसके पास टोकन रहेगा he is the only person who is allowed to send data during that specific time. So in short यहाँ टोकन पासिंग में क्या रहेगा, जिसके पास टोकन है that is only allowed to send the data. वही सिंपल पैटर्न यहाँ पे चल रहा है। सो देखो यहाँ पे फिजिकल टोकन रिंग में क्या चलेगा, वी हैव सपोज 1 to 4 स्टेशन। तो सबसे पहले टोकन सपोज 1 के पास आया, फिर अगर उसको डेटा जो भी सेंड करना है उसने सेंड कर दिया, देन आई विल पास इट टू 2, देन 2 से 3 पे जाएगा, 3 से 4 पे जाएगा, 4 से वापस 1 पे जाएगा। तो ये टोकन जो है वो कंटिन्यूस सर्कुलेट होते रहेगा। तो जिसके भी पास टोकन आएगा दैट पर्सन गॉट द राइट टू सेंड द पैकेट और अ डेटा। अब ये जो है ना ये अलग अलग पैटर्न में चलता है। अलग अलग पैटर्न में कैसे चलता है, कभी कभी ये हम लोगों के फिजिकल रिंग के वे में चल रहा है, 1 to 4 सारे एक ही सीक्वेंस में कनेक्टेड है। तो 1 से वो 2 पे जाएगा, बाद में 3 पे आएगा या 4 पे आएगा, बाद में 3 पे जा रहा है। तो सपोज यहाँ सीक्वेंस में क्या बताया, पहले 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, देन 3 आ रहा है। तो सपोज अगर 1 के बाद में 2 और 4 को कोई डेटा सेंड नहीं करना है तो डायरेक्टली अभी 1 के पास से वो टोकन किसके पास जाना चाहिए, 3 के पास जाना चाहिए। लेकिन हम लोग का फिजिकल रिंग है, यहाँ पे एक ही सेम पैटर्न में ही चलेगा। ड्यूअल रिंग में क्या है, दोनों साइड चल सकता है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, सो ये बेटर है उससे। देन बस रिंग में क्या होगा, डायरेक्टली हम लोग के पास यहाँ पे बस में भी वही सेम चीज़ वर्क करेगा, जैसा हम लोग का फिजिकल रिंग था वैसे ही एक ही सीक्वेंस में यहाँ पे बस रिंग में भी डेटा ट्रैवल करेगा। एंड स्टार रिंग में क्या होगा, वी हैव वन सेंटर में आपके पास एक हब है, और ये फिर बेसिकली क्या रहेगा, ये टोकन पास करेगा। सपोज उसने पहले टोकन दिया 1 को, तो 1 से वो जो भी डेटा आ रहा है वो फिर वो पास करेगा 4 के पास। देन बाद में उसने टोकन पास किया सपोज 2 को, तो जब तक 2 अपना डेटा सेंड नहीं करता तब तक टोकन उसके पास रहेगा। देन 4 के पास जाएगा, देन 3 के पास जाएगा। तो सेंटर में एक मेन पर्सन रहेगा जो मॉनिटर करते रहेगा कि किसके पास टोकन जाना चाहिए। दैट्स व्हाट वी मीन बाय टोकन पासिंग, और यही सेम यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सो लोकल रिंग कैसे वर्क करेगा वो सब यहाँ पे दिया है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ओके, उसके बाद में यहाँ पे चैनलाइजेशन कंसेप्ट है। तो हम लोगों ने 3 एफडीए में और यहाँ पे आपको वो सेम मैंने आपको अलग डायग्राम बताया था, यहाँ पे थोड़े से अलग डायग्राम है। सो आप दोनों में से कोई भी डायग्राम्स फॉलो कर सकते हो। टीडीए में टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस सेम है, खाली वो डायग्राम थोड़ा बड़ा बताया, हम लोगों ने एक छोटा सा डायग्राम समझा था। एंड लास्ट है सीडीए में। तो सीडीए में का यहाँ पे आपको अलग वे में दिया है, हम लोगों ने जो पढ़ा आप वो वाला सिंपली याद रख सकते हैं, तो ये वाला याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो सीडीए में का यहाँ पे आपको एक अलग एग्जाम्पल दिया है, हम लोगों ने थोड़ा अलग एग्जाम्पल समझा था। सो आप डायरेक्टली सीडीए में वहाँ से याद रख सकते हो। आपको ये वाला अगर समझता है तो ये वाला पढ़ लेना, नो प्रॉब्लम। सो ये हम लोग के सारे टेक्निकल टॉपिक्स जो है वो चैप्टर 11 के कंप्लीट होता है। नाउ जो अभी हम लोग के जो टॉपिक है वो है वायर्ड लैन। अब वायर्ड लैन के अंदर अगर आप देखेंगे तो इंटरनेट कभी चालू हुआ, उसका हिस्ट्री ये वो सब बताता है, इवोल्यूशन कब हुआ, अलग अलग टाइप के हम लोग के पास इंटरनेट कनेक्शंस है। स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड इंटरनेट आता है जिसका मैक्सिमम स्पीड 10 Mbps ही है। उसके बाद फास्ट इंटरनेट आता है 100 Mbps वाला। देन गीगाबिट इंटरनेट आता है 1 Gbps वाला। एंड 10 गीगाबिट इंटरनेट आता है 10 Gbps वाला। तो अभी ये सब में डिफरेंस क्या रहेगा आज के टाइम पे, इसमें से ही हम लोग कोई तो स्पेसिफिक टाइप यूज़ करते हैं 4G एंड 5G नेटवर्क के लिए। आप देखो कि आज के टाइम पे हम लोग के पास अगर घर पे अगर हम लोग एक राउटर लेते हैं अलग से, अगर हम लोग कनेक्शन लेते हैं तो आपको जैसे आप देखो कि जियो का आपको फाइबर कनेक्शन मिलता है आजकल, या फिर एयरटेल का मिलता है। तो दे बेसिकली प्रोवाइड्स यू 50-60 Mbps 100 Mbps स्पीड। तो वो जो स्पीड है वो बेसिकली ये जो हम लोग के अलग अलग इंटरनेट है वो इंटरनेट से ही आपको वो लेवल का स्पीड मिलता है।
सो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे वायरलेस है तो कनेक्शन लेस है, अनरिलायबल सर्विस है। मतलब अनरिलायबल का मतलब क्या, हम लोग प्योरली उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। इथरनेट प्रोवाइड्स कनेक्शन लेस सर्विस, वायरलेस सर्विस है विच मीन्स frame sent is independent from the next frame. Ethernet has no connection establishment or connection termination phases. The sender sends frame whenever it has, receiver may or may not be ready for it. तो क्या होगा, बफर में जाएगा, अगर बफर फुल हो गया है तो फिर वो पैकेज जो है वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच रहा है, टाइम आउट टाइम हो गया, तो वो सेम फ्रेम्स वापस सेंड होंगे। द सेंडर मे ओवरवेलम द रिसीवर विथ फ्रेम्स, ड्रॉपिंग फ्रेम्स। किसी का तो माइक ऑन हो गया। सेंडर में ओवरवेलम द रिसीवर विथ फ्रेम्स, मतलब बहुत सारे फ्रेम्स अगर सेंडर ने सेंड कर दिए, विच में रिजल्ट इन ड्रॉपिंग फ्रेम्स, मतलब रिसीवर जितने रिसीव कर सकता है उतने ठीक है, बाकी के वो क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। अगर फ्रेम्स ड्रॉप होते हैं, सेंडर विल नॉट नो अबाउट इट, सिंस हम लोग के पास वी आर यूजिंग IP which is using the service Ethernet is also connectionless, it will not know about it either. तो यहाँ पे हम लोग कनेक्शन लेस सर्विस यूज़ कर रहे हैं। एंड जो हम लोग पैटर्न यूज़ कर रहे हैं, इसमें अगर आपने कोई फ्रेम्स अगर ड्रॉप कर दिए तो पता नहीं चलेगा। इफ़ द ट्रांसपोर्ट लेयर इज ऑल्सो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, जैसे UDP है, तो हम लोगों ने क्या बोला था, UDP में गारंटीड डिलीवरी नहीं होता है। हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर मैच का लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, अगर बीच में अगर आपका कनेक्शन अगर ब्रेक होता है, इंटरनेट अगर आपका स्लो होता है, तो क्या होगा, जो पॉइंट पे आपका इंटरनेट स्लो हुआ वो टाइम के जो भी कुछ डेटा रहेंगे वो मिस हो गए। वापस इंटरनेट जैसे ही स्टेबल होगा तो वो टाइम से जहाँ से मैच है वहाँ से वापस कंटिन्यू होगा, तो बीच में का आपका 2-3 मिनट 5 मिनट का मैच मिस भी हो सकता है। तो द फ्रेम इज लॉस्ट एंड द साल्वेशन में ओनली कम फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर। मतलब अगर आपके पास एप्लीकेशन लेयर है, मतलब अगर मैं यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा हूँ, सो दैट इज़ माई एप्लीकेशन, एंड इफ दैट एप्लीकेशन अगर वो सारे जो फ्रेम्स है उसको अगर वो रिकॉर्ड कर रहा है टेम्पररी, जो लाइव स्ट्रीमिंग में आ रहे हैं, जैसे आप देखो कि यूट्यूब पे होता है, अगर मैं कोई लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा हूँ और अगर कोई XYZ रीजन्स की वजह से अगर वो लाइव स्ट्रीमिंग अगर थोड़े टाइम के लिए हॉल्ट होता है, मतलब मेरे साइड से कनेक्शन इशू की वजह से इंटरनेट ड्रॉप हो गया या कुछ भी, तो वो टाइम पे मैं वापस वो सेम लाइव स्ट्रीमिंग को थोड़ा पीछे जाके प्रीवियस पार्ट देख सकता हूँ। हर किसी में ये पॉसिबल नहीं रहता। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाउएवर इफ ट्रांसपोर्ट लेयर इज TCP, सेंडर TCP डज नॉट रिसीव एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम इट्स सेगमेंट, तो क्या होगा, जो जो फ्रेम्स के लिए एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला वो सेम फ्रेम्स वापस रीसेंड होंगे इन TCP। UDP में ऐसा कुछ नहीं होता। देन इथरनेट इज ऑल्सो अनरिलायबल, जैसा IP है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड UDP है। इफ फ्रेम इज करप्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, द रिसीवर फाइंड्स आउट अबाउट द करप्शन विच हैज हाई लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग बिकॉज ऑफ हम लोग जो भी यहाँ पे पैटर्न यूज़ करते हैं बेसिकली उसके लिए, तो वो टाइम पे वो साइलेंट रहेगा। इफ़ द ड्यूटी हाई लेवल प्रोटोकॉल टू फाइंड आउट अबाउट इट, तो उसके बाद फिर हम लोग के पैटर्न चलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोगों को एक CRC पैटर्न दिया हुआ है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोग को हर एक जो ऊपर है उसका आपको यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है। सो CRC में हम लोग क्या होंगे, एरर चेकसम पैटर्न चलेगा, बराबर है। सो फर्स्ट हम लोगों ने सपोज यहाँ पे आपके पास सबसे स्टार्टिंग में देखो प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल मतलब फर्स्ट फील्ड इन द इथरनेट फ्रेम जो 0 से चालू होगा इज द अलर्ट्स द रिसीविंग सिस्टम कि कोई तो एक फ्रेम आ रहा है, वो किस में रहेगा, प्रीएम्बल में रहेगा। उसके बाद में स्टार्ट फ्रॉम डिलिमिटर SFD, सेकेंड वाला ये है, देखो यहाँ पे आपको ये सेकेंड मिलेगा डायग्राम में। अब सेकेंड वाला क्या बोल रहा है, द सेकेंड फील्ड सिग्नल्स द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेम, कि यहाँ से हम लोग का फ्रेम चालू होता है। तो SFD स्टार्ट फ्रेम डिलिमिटर, तो वो बताएगा कि ओके यहाँ से आपका फ्रेम चालू हो रहा है। तो द फर्स्ट 2 bits is 1 and alerts the receiver that next field is destination address. So यहाँ पे क्या होगा, डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो बाद में आएगा, बराबर है। तो फ्रेम चालू हुआ, उसके बाद अभी आपको आगे के जो फील्ड्स है, आगे का जो डेटा है, यहाँ पे देखो ये आगे के जो 6 बाइट्स है वो डेस्टिनेशन एड्रेस बताएंगे। उसके बाद के 6 बाइट जो है उसमें आपका सोर्स एड्रेस रहेगा। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, डेस्टिनेशन एड्रेस 6 बाइट्स का रहेगा, कंटेन्स फिजिकल एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन स्टेशन और स्टेशन टू रिसीव द पैकेट।
देन सोर्स एड्रेस रहेगा, किसने भेजा है उसका सोर्स एड्रेस, फिजिकल एड्रेस रहेगा यहाँ पे 6 बाइट्स के अंदर। देन आपका जो डेटा आप सेंड कर रहे हैं उसका लेंथ क्या है वो आएगा, बराबर है, और कौन से टाइप का डेटा आप सेंड कर रहे हैं, वीडियो, इमेज, नॉर्मल फाइल है, एक्सेल फाइल है, वो आएगा। और उसके बाद में आपका एक्चुअल डेटा आएगा, बराबर है, जो 1500 बाइट्स का आपके पास एक डेटा का यहाँ पे लिमिट रहेगा। उसके बाद 1500 बाइट से अगर ज़्यादा अमाउंट का आपका डेटा है तो वापस सिमिलर टाइप का एक पैकेट रेडी होगा। और CRC जो है वो एरर चेकसम है, मतलब एरर डिटेक्शन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन फेज़ है। इम्प्लीमेंटेशन फेज़ अगर आप देखेंगे तो कौन से साल में हम लोगों ने क्या बनाया, कहाँ से बना, वो इम्प्लीमेंटेशन दिया है। 1980s में कौन सा बना, उसके बाद में मैनचेस्टर्स में क्या क्या और बनते गया, थिकनेट इथरनेट कैसे बना, वो सब दिया हुआ है, क्या मैक्सिमम साइज़ है, कोई एक्सेल केबल हम लोग यूज़ करते हैं। बेसिक से पॉइंट्स हैं, ये कोई टेक्निकल पॉइंट्स नहीं है, आप एक बार पढ़ के याद रख सकते हो ऐसे। सो फाइबर इथरनेट 10 बेस है, फेस को फाइबर इथरनेट बोलते हैं, उसका स्पीड क्या होगा वो दिया है। हम लोग डेटा सेंड करेंगे तो यहाँ पे एक हब या राउटर रहेगा, वहाँ से हम लोग जो सर्वर है वहाँ से डेटा लेके डेस्टिनेशन तक पहुँचा सकते हैं। बस वही है, फास्ट इथरनेट, इससे फास्ट रहेगा, ठीक है। ऑटो निगोशिएशन अलाउ स्टेशन और अ हब टू रेंज ऑफ अ कैपेबिलिटी, ऑटो निगोशिएट करेगा, अलाउज टू डिवाइस टू निगोशिएट द मोड और डेटा रेट ऑफ ऑपरेशन। ऑटो निगोशिएशन, कौन से डेट पे आप डेटा सेंड करेंगे और वो सेम स्पीड के ऊपर रिसीवर को भी रिसीव करना रहेगा, तो दोनों के बीच में निगोशिएशंस होंगे, वो ऑटो निगोशिएशन हो गया। बिकॉज कभी कभी सेंडर का सेंडिंग कैपेसिटी इज़ फास्टर देन रिसीवर्स रिसीविंग कैपेसिटी, तो वो टाइम पे दोनों को निगोशिएट करना पड़ेगा। एल्स क्या होगा, सेंडर बहुत ज़्यादा स्पीड में डेटा सेंड करते जाएगा लेकिन रिसीवर वो स्पीड पे डेटा रिसीव नहीं कर पाएगा, तो जो डेटा रिसीवर रिसीव नहीं कर पाएगा तो वो सारे पैकेट्स जो है वो ड्रॉप हो जाएंगे, एज वी नो। तो अगर आप UDP यूज़ कर रहे हैं तो जो पैकेट्स ड्रॉप हो गए उसका सेंडर को कभी पता नहीं चलेगा और वो पैकेट वापस रीसेंड नहीं हो रहा है। TCP यूज़ कर रहे हैं तो आपको फिर वो जो पैकेट्स ड्रॉप हुए जिसका एक्नोलेजमेंट टाइम आउट टाइम तक नहीं मिल रहा है तो वो सारे पैकेट्स रीसेंड करने पड़ेंगे, तो आपका मेहनत डबल हो गया। तो ये मेहनत को कम करने के लिए और लिमिटेड टाइम में ज़्यादा डेटा सेंड करने के लिए वी फॉलो दिस पैटर्न ऑफ ऑटो निगोशिएशंस। बस वही है। बाद में इम्प्लीमेंटेशन में यहाँ पे आपको बताया कि कौन से स्पीड पे कौन सा मीडियम यूज़ करेंगे तो आपका कितना तक का डेटा आप सेंड कर सकते हैं, वही है। सो ये बेसिक से आपके थियोरी टॉपिक्स है, आप देखेंगे तो इसमें कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं है। जो मेन टेक्निकल टॉपिक्स थे चैप्टर 11 के वो मैंने आपको पूरा सिखा दिया है, बाकी के थियोरी टॉपिक्स है जो आपको खुद से पढ़ना है। कुछ डाउट्स है तो आप पूछना मुझे। एंड हियर वी आर डन विथ चैप्टर 11। अभी हम लोगों के लास्ट के 2 चैप्टर्स बचे हैं इन आर कंप्लीट सिलेबस, दैट इज़ चैप्टर 12 एंड 13, जो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट विथ चैप्टर 12, इज़ देयर एनी डाउट्स एनीवन? आज मैं चैप्टर 12 स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वी लेफ्ट विथ वेरी लेस टाइम, तो 10 मिनट्स है, यू कैन टेक 10 मिनट ब्रेक और उसमें अगर कुछ डाउट्स है तो यू कैन आस्क। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग चैप्टर 12 चालू करते हैं।